नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईटीवी परिवार की तरफ से, प्राइम डिबेट कार्यक्रम की तरफ से आप सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत बधाई। महत्वपूर्ण मसला ये है, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं, वो हम सब आपसे जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है। हम हमेशा ये कहते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, सिस्टम ने हमें क्या दिया, हमको क्या मिला, हमको क्या नहीं मिला। हमेशा इस बात की चर्चा होती है, हमेशा इस बात का रोना रहता है, धरना प्रदर्शन भी इसी बात पर होता है। आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं। इन 70 साल में क्या हमने कभी पलट कर ये पूछा कि देश को हमने क्या दिया है, देश की तरक्की और देश के प्रति हमारा अपना क्या योगदान है, देश के विकास के लिए हमने क्या किया, कानून का पालन हो, देश में अमन चैन रहे, इसके लिए हमने क्या प्रयास किए। इस बारे में कभी शायद ही किसी ने सोचा हो। जरा जरा सी बात पर दंगे करना, खून खराबा करना, फसाद करना, तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को जान माल का भय दिखाना, जरा जरा सी बात पर राजनीतिक बहकावे में आकर राजनीतिक संरक्षण में धरना प्रदर्शन कर देना। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तुरंत लोग सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर देते हैं, जाम लगा देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उसकी वजह से हजारों उन लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ होगा, कितनी एम्बुलेंस उस जाम में फंसी होंगी और किन लोगों के ऊपर क्या क्या गुजरी होगी। इस देश में क्या हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, क्या हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, और क्या हमने देश की तरक्की के लिए क्या क्या योगदान दिया। क्या हम रोजाना नियम नहीं तोड़ते, क्या हम अपना काम कराने के लिए खुद घूस का ऑफर नहीं करते हैं। तमाम ऐसे विषय हैं। जो अध्यापक हैं, क्या सच में वो आज दिल पर हाथ रखें और सोचें कि क्या वो न्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ जो कुछ प्राथमिक शिक्षा में हो रहा है। जो सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो भी आज दिल पर हाथ रखें और तिरंगे की तरफ देखें और ये आत्ममंथन करें कि क्या वो अपने पेशे के साथ न्याय कर रहे हैं। ये बात उन सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं पर भी लागू है कि देश को उन्होंने क्या दिया है। 70 साल हो गए हमें आजाद हुए और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि फला गांव में हमने लाइट पहुंचा दी। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने अरसे के बाद भी हम आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए हमने क्या प्रयास किए हैं, इस बारे में हम शायद कभी विचार नहीं करते हैं। तो एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज क्या हमने कभी निभाया है। जिन देशों का इतिहास महज 200-300 साल पुराना है, अमेरिका जैसे कंट्री का, वो हमसे कितना आगे निकल गए। आज हम उनसे 5 गुना 6 गुने ज्यादा आबादी में हैं, लेकिन हम किस स्थिति में हैं और वो किस स्थिति में है। मसला गुणवत्ता का होता है, मात्रा का नहीं। तो हमको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना चाहिए कानून का पालन करने के लिए। तो आज 15 अगस्त है, बहुत खास मौका है। तमाम राजनीतिक कोहराम आज मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज प्राइम डिबेट हम इस विषय पे कर रहे हैं कि देश को हमने क्या दिया। तो आज हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, बल्कि आम जनता के पैरोकार और आम जनता से जुड़े हुए लोगों को स्टूडियो में आमंत्रित किया है, ताकि हम ये समझ सकें कि देश के प्रति योगदान में हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम बदले में देश को क्या दे रहे हैं। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर रईस सिंह, जाने माने इतिहासकार, आर्थिक विश्लेषक और समाज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इनसे समझेंगे कि क्या कुछ देश में इस वक्त हालात हैं और चल कैसा रहा है, लोगों के मनो मस्तिष्क में हो क्या रहा है। डीसी चंदानी साहब उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने उद्योगपति हैं, लखनऊ में रहते हैं। मूल पेशा इनका तमाम तरह के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट और दूसरे कारोबारों में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक उद्योगपति होने के नाते इनकी कम्युनिटी क्या सोचती है कि देश को उन्होंने क्या कुछ उपलब्ध कराया है। मेरे साथ ताहिरा हसन साहिबा मौजूद हैं, बहुत जानी मानी समाज सेविका हैं जो हमेशा अपने बोल्ड विचारों के लिए जानी जाती रही हैं। वंदना मिश्र जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत जानी मानी पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश की और PUCL की यूपी की महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। डॉक्टर रईस सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ही कार्यक्रम आज शुरू करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि देश को हमने क्या दिया, जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत मशहूर 1961 में उन्होंने एक स्टेटमेंट अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद दिया था कि जब अमेरिकन ये मुझसे पूछते हैं कि अमेरिका ने उनके लिए क्या किया, तब कैनेडी ने कहा था कि मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने अमेरिका के लिए क्या किया। क्या हम लोग इस तरह का एक समाज, एक वातावरण अपने देश में क्यों नहीं बना पा रहे? मैं यहीं से शुरू करता हूं। पहले तो इस ईटीवी की तरफ से पूरे देश को
मैं भी आज की जो संवेदनाएं हैं, आज की जो बधाइयां हैं वो देना चाहता हूं। अमेरिका में एक चुनाव हो रहा था कुछ समय पहले, तो प्रतिद्वंदी और जो विजेता, जो हारे, उनसे पूछा गया कि अब आपका मिशन क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन क्या होना है, अब तो जनता ने इन्हें प्रेसिडेंट चुना है, इन्हें करना है और मुझे कोऑपरेट करना है। इंडिया में अगर आप उसी समय पूछते तो हमारे यहां स्टेटमेंट आता, मैं इनकी सरकार चलने नहीं दूंगा। तो ये जो पहली कंट्रोवर्सी जो ऊपर से शुरू होती है, वहां कोऑपरेशन की एक बात आती है, हमारे यहां हम इसे चलने नहीं देंगे। हमारे नीचे के स्तर तक यही बात है, एक द्वंद्वात्मकता है, और वो द्वंद्वात्मकता हम ले जाकर के जोड़ते तो आर्थिक सामाजिक से हैं, लेकिन वो राजनीति से शुरू होती है और उसका राजनीतिकरण नीचे तक होता चला जाता है। भारत को ट्रांसफॉर्म होना था जब हम आजाद हुए थे, और ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक वर्ग नहीं कर सकता, ना पॉलिटिकल वर्ग कर सकता है, ना एलीट वर्ग कर सकता है, ना पत्रकार कर सकता है, और ना ही आर्थिक जगत के लोग कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो सहभागिता होनी थी वो आम जन के, हम भारत के लोगों, हमने संविधान की पहली लाइन में हम भारत के लोग लिखा था, लेकिन हमारे देश के लोगों ने सिर्फ अधिकार की बात करी, कहीं पर दायित्व की बात नहीं करी। हमने व्यवस्थाओं को ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जिस रूप में वो हमारी लीडरशिप के द्वारा हमारे बीच में रखी गई, हमने उसी तरफ हम चल दिए, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। तीसरी बात अगर आप देखें, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोऑपरेशन चाहिए थी। आप बताइए, जो जहां पर जिसे मिला उसने कोऑपरेट करने के बजाय निजी हितों से उस व्यवस्था को संचालित करना शुरू कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब अपने फायदे के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। जो सिटीजनशिप, जो आपने कहा लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम तो कहते हैं पहले हम सिटीजन बन जाएं, तब हम ये तय करें हम लॉ अबाइडिंग। आई डू एग्री विद यू। यहाँ तो अभी अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो लॉ अबाइडिंग कैसे शुरू हुई? डीसी चंदानी साहब, मेरा वही सवाल आपसे भी है जो मैंने अभी डॉक्टर रहीस सिंह से किया। देश को क्या दे रहा है उद्योगपति? देखिए, ऐसा है, ये एक बड़ा वृहद विषय है। इस देश को व्यक्ति तो क्या, पेड़ पौधे तक अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ की नदियां तक अपना योगदान दे रही हैं। हमारी सांस्कृतिक अवधारणा 5000 से 8000 साल पुरानी है। ये चीजें कब डिरेल हो गई, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा। जो मेरी अवधारणा थी, एक राष्ट्र को, हमने एक राष्ट्र को एक जीवंत इकाई माना था। 5000 साल में चंदानी साहब आप यहाँ खड़े हैं, प्लीज लिसन। 5000 साल में आप यहाँ खड़े हैं और 300 साल में अमेरिका कहाँ खड़ा है? मेरा प्रश्न यही मैं उठाना चाह रहा था मिश्रा जी, कि ये व्यवस्था डिरेल कब हुई? जब से ये गुलामी का कालखंड आया, जब से ये मुगलों और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हमारी मानसिकता ही पूरी बदल गई। तो 70 सालों में क्या हम इस मेंटालिटी से अभी उबर नहीं पाए हैं? हाँ, यही बात है। और हम ऐसा हाथ फैलाने को तैयार खड़े हैं। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारे नेताओं ने व्यवस्था को बदलने की कोशिश ही नहीं की। आज जो सवेरे मोदी जी ने कहा कि वक्त को बदलना पड़ेगा, माहौल बदल रहा है, वो व्यवस्था बदलनी चाहिए थी, वो बदली नहीं गई। व्यक्ति हमेशा अधिकारों की मांग करता रह गया, उसको किसी ने ड्यूटीज बताई नहीं कि ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं, तुम्हें भी ये करना है। मैं एक उद्योगपति हूँ जी, प्लीज कंक्लूड कीजिए। मैं एक उद्योगपति हूँ। आज अगर मैं सरकार को कुछ कर देता हूँ, तो आज मोदी जी को ये न कहना पड़ता कि मेरे देश का उद्योगपति पुलिस से नहीं डरता है लेकिन इनकम टैक्स से डरता है। ये वातावरण बदलने की जरूरत है। ऑलराइट, क्यों मैं डरूं किसी से भी? ताहिरा हसन साहिबा, क्या हमारे देश के नागरिकों को अभी उनके दायित्व का बोध नहीं कराया गया है, या अभी वो अपने अधिकार समझते नहीं है? हमेशा यही क्यों मांग होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला है? कभी इस देश के सिटीजन क्या इस बात को सोचेंगे कि देश की तरक्की के लिए, देश के अमन चैन के लिए उनका क्या योगदान है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश का सिटीजन अपने अधिकारों को नहीं समझता है। दायित्व तो नहीं समझता, अधिकार तो बहुत समझता है। नहीं, दायित्व अधिकार उसको जरूरत से ज्यादा मिले। नहीं, दायित्व को समझता है, अधिकार ज्यादा नहीं मिले हैं ब्रजेश जी। और हमारा किसान जो खेतों में काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अपना दायित्व ही तो निभा रहा है। और उसको क्या मतलब, ये सरकार के लोग क्या दे रहे हैं, हमारे नेता उसको क्या दे रहे हैं, ये सोचिए। वो किस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं, ये सोचिए। 2011 का सेंसस है, ये मेरा नहीं है, कि 21.5 जो करोड़ लोग उनके पास असेट नहीं है, उसमें आदिवासी और शेड्यूल कास्ट है, और 50 लोग ऐसे हैं, ये नेट पे है, जिनके पास $270.31 खरब है।
तो जाहिर है ये सवाल उठेगा। जब आज समानता रही, हमने आजादी की लड़ाई, भगत सिंह सबने, जो चंद्रशेखर ने अपना खून दिया था, आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। मुझे गर्व है अपने तो उन कौन लोग इसके लेकिन लिए क्या जिम्मेदार है? सिस्टम है, पॉलिटिशियंस है? पॉलिटिशियंस जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार। सिस्टम को सही कौन करेगा? तो हम क्यों धर्म के नाम पर Politicians लड़ते हैं? हम क्यों दंगा फसाद करने जाते इसलिए हैं? करते हैं। हम क्यों सड़क पर उतरकर सरकारी संपत्ति तोड़ते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हम क्यों वोट बैंक में बटे हुए हैं? हाँ, इसलिए बटे हुए हैं कि पूरी तरह से विफल है। वो चाहते हैं कि हम जाति पे लड़ें, वो चाहते हैं कि हम धर्म पे लड़ें। हमारा नौजवान खड़ा होकर अपने एजुकेशन के लिए बात ना करे। दोहरी शिक्षा नीति चल रही, अमीरों के लिए एक तरह का एजुकेशन, गरीबों के लिए एक तरह का एजुकेशन। कॉमन स्कूल सिस्टम लाने की बात नहीं हो रही अभी तक कि सरकारी स्कूल में ऑफिसर्स अपने बच्चों को भेजे। देखिए कितनी हाय तौबा मची। भाई क्यों नहीं भेजोगे? सरकारी नौकरी करोगे, सरकार का पैसा लोगे, सैलरी लोगे, लेकिन बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो ये बात तो जब तक एड्रेस नहीं यही करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ, इस दायित्व का बोध की- कब होगा? जो 2 लाख टीचर प्राइमरी एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, वो अपने दायित्व को कब समझेंगे? भाई, कब उनकी- क्वालिटी एजुकेशन होगा? नहीं, इस देश उनकी- में? उनको 70 साल बाद भी आज हम अगर प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, उनको तो ये पोलियो सिस्टम तो ड्रॉप फेल्योर है पिलवा ना। रहे हैं। वो ये उन टीचरों का भी कंस्ट्रक्शन- फेल्योर है। उनको कंस्ट्रक्शन- पढ़ाने से तो सरकार नहीं रोकती ना। नहीं, पोलियो ड्रॉप आप पे लगाते भरे ही हैं। उसी लिए गए हैं, सरकारी स्कूल रखे ही के उसी टीचर लिए क्यों गए हैं। लगाते हैं आप पोलियो ड्रॉप पिलाने में? उनको पढ़ाई के लिए लगाइए ना, कंस्ट्रक्शन में खड़ा करते हैं, खाना बनवाने में खड़ा करते हैं। मिड डे मील के देखिए मैं सख्त खिलाफ हूँ, चाहे इसमें बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट हो। नहीं, मुफ्तखोरी की हर चीज के मैं खिलाफ हूँ। नहीं तो ये मिड डे मुफ्तखोरी की मील हर क्या चीज है? खत्म होनी क्वालिटी ऑफ चाहिए। एजुकेशन दो भाई। उनको फकीर थोड़ी बना दिया तुमने कि वो कटोरा लेके आप खाना दे के। ऑलराइट, वंदना मिश्रा जी, हम किस तरह का सिटीजन इस वक्त हैं और हमें कैसा होना चाहिए, और देश के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको कब हम ठीक से निर्वहन करने के बारे में विचार करेंगे? देखिए, सिटीजन के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो सिटीजन कौन होता है? सिर्फ वहीं पैदा हो जाने से सिटीजन नहीं है। सिटीजन का मतलब है कि कुछ हमारी पढ़ाई लिखाई भी होगी, जो हमको बुनियादी शिक्षा का अधिकार जो प्रॉमिस किया गया था कि 10 साल में हो जाएगा, वो अब जाके हमको वो शिक्षा का अधिकार मिला है। तो जब हमारी इतनी बड़ी बहुसंख्या गरीब है, जिसने जो 2 जून का खाना नहीं पाती है, जिसको पढ़ाई की स्कूल में जाने की नौबत नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि उनका बच्चा कहीं काम करके ज्यादा पैसा कमा ले आए तो घर की रोटी चले, और वो अपने बच्चे को स्कूल ना भेज करके उससे काम करवाने पे मजबूर होते हैं। जब हमारी ये व्यवस्था है, जब उस व्यवस्था का हमारे प्रति ये योगदान है, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं वो बेचारे अपने अधिकार क्या जानेंगे और वो अपने दायित्व क्या जानेंगे? वो सिर्फ ये जानते हैं कि वो कैसे आज सुबह उठे हैं तो दिन भर का उनके रोजी उनका खाना उनके बच्चे को कैसे मिलेगा, उनके घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज कैसे होगा। तो ऐसे नागरिक से जो बहुत बड़ी संख्या, जो अधिकांश नागरिक हमारे यहाँ के बहुसंख्या, पॉलिटिकल चंगुल से वो निकलते क्यों नहीं है? कैसे? जब बात चुनाव में आती है, हम भले ही उसके पहले टेलीविजन स्टूडियोज भाषणों में विकास की बात करें, लेकिन जब मैंने देखा है, मैंने तो जितने चुनाव 17-18 साल की अपनी पत्रकारिता में देखे हैं, अंत में चुनाव पैसे पे, दारू पे, धर्म पे और जाति पर होता है। तब हमारी जनता ये क्यों सोती रहती है? क्यों पैसे लेकर वोट देती है जनता? अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लोकतंत्र में आपके पास वोट का अधिकार है। क्या आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं? आप अपराधियों को वोट देते हैं, बाद में अपराधी आपके लिए मंत्री बनते हैं। क्यों आप ऐसा करते हैं? अगर मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? प्लीज वंदना जी आपसे। अच्छा, नहीं तो देखिए, ये सवाल है, पहली बात तो ये चुनाव व्यवस्था का सवाल है कि हम एक तरफ नागनाथ हैं, एक तरफ सांपनाथ हैं, हम किसको वोट दें? इसके लिए मैं नागरिक के ही दायित्व बता रही हूँ कि इसके ही लिए हमारे संगठन ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जो नोटा के रूप में हमको मिली भी, कि नन ऑफ द अबव, जो ये लिस्ट में पूरे नाम दिए हैं, इनमें से हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। और इससे अगली लड़ाई हमारी है राइट टू रिकॉल, कि अगर ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि चुन के चला गया है किसी तरह से जो गलत है, पहले मुझे लगता है कि देखिए, जनता में भी अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए कि 500 रुपए लेकर वोट न दें, दारू पीकर वोट न दें, साड़ी और कंबल लेकर भी वोट न दें। ये बहुत गलत आप बात कह रहे हैं। नहीं है, पंचायत के चुनाव में जिस तरह का खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है, आपने देखा है? वो सुनिए, सत्तारूढ़ दलों को से झुक जाता है। सत्तारूढ़ दलों को बात एकदम किसी एक सत्ता दल की होते हुए नहीं देखा है, बात सिर्फ एक दल की नहीं है। बात यह कि जो कोई भी सिस्टम में रहा है उसने यही किया है और जनता आदी हो चुकी है इसकी। जनता पैसे देकर अगर वोट जनता नहीं नहीं देती है। संभलेगी आज तो कब संभलेगी? जनता पैसे आपको देकर हमें वोट आईना नहीं देती दिखाना है। ही पड़ेगा। आप समझिए कि आपका फेस कैसा है। और डॉक्टर रही सिंह, हम एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाने में विफल क्यों हैं? मैं देखता हूं लोग 100 फीट की दुकान खरीदते हैं, उसके आगे रोड पर 200 फीट का अतिक्रमण कर लेते हैं, उसके आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, रोड तक चलने को नहीं है। क्या यही एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज है जिस बारे में वंदना जी कह रही? ये इस काम के लिए आपको कौन प्रेरित करता है? असहमति। आप क्यों लाइन में लगकर कोई काम नहीं करना चाहते हैं? आप बारी से पहले हर चीज क्यों चाहते हैं? आप अपने पद के साथ क्या कोई न्याय कर रहे हैं?
दरअसल दो चीजें हैं। एक तो मैं बहुत सारी चीजें जब भी अभी हुई प्राइमरी स्कूल्स की या तमाम हुई, मैं बहुत जगह सहमत हूं, क्योंकि हमारे पास 70 स्कूल्स के डेटा हैं। टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, वो बैठ के मोबाइल गेम और जो टीचर पढ़ाता भी है उसको कहता है तुम तो माहौल बर्बाद कर रहे हो, सबको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये केवल ये बहाना बन गया है कि हमें पोलियो ड्रॉप में लगा देते हैं या लगा देते हैं। हम लोग प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, गांव के हैं, और तब एक टीचर सारे क्लासेस पढ़ाते थे और सब एकदम परफेक्ट स्टूडेंट थे। आज उनके 300 गुना वेतन है, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई पढ़ाने के लिए नहीं गया, उस उतने वेतन के लिए गया। 30,000 वेतन प्राइमरी में है। दूसरी चीज जो आपने कहा, मैंने अभी कहा कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे इससे कितना लाभ हो सकता है। 1 फीट अगर हमने जगह बढ़ा ली तो हमारा देखिए घर का आकार बड़ा हो गया, हमारी दुकान का आकार बड़ा हो गया, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। अब शेष नागरिक कैसे निकलते हैं, नहीं निकल पाते। तो हमने मैं वंदना जी को यही बात कहना चाहता था कि मैं शब्द से हटिए, देश के बारे में सोचिए। वो हटते नहीं। आप अगर आकलन कीजिए अभी सोशल कैपिटल पर, तो हम लोग जितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ सामाजिक पूंजी का ह्रास होता चला जा रहा है। सामाजिक पूंजी का तात्पर्य अपने परिवार के बाद तीसरे लोगों के लिए सोचना, यानी हम उस मोर्चे पर लगातार कम होते चले जा रहे हैं, कम सोचते चले जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहला तो एक प्रोवाइडर है। वो प्रोवाइडर चाहे सरकारी स्कूल में हो, चाहे सरकारी संस्थाओं में हो, चाहे अस्पतालों में हो, कहीं भी हो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्रोवाइड नहीं उनको करना चाहते हैं। वहीं से इंडिविजुअलिज्म शुरू होती है, व्यक्तिवाद शुरू होता है और वो निचले स्तर पे जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते केवल ऊपर के खराब हैं और नीचे सब बिल्कुल। हम अपने नागरिकता का पूरा पाठ सीख चुके हैं। हमको सच और झूठ, अगर आप सच बताएं जाके, तब भी वो झूठ के पक्ष में चले जाते हैं अल्टीमेटली। तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम लगातार उनको नॉक करें कि नहीं, सच यही है, आप इस पर आइए, क्योंकि आप अगर 100 रुपए लेके वोट दे रहे हो तो आप अपना 1 लाख का नुकसान कर रहे हो। चंदानी साहब, कराएंगे। हम लोग एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाने में लगातार विफल क्यों हैं? और हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं मैं हमें क्या मिल जाए, हम अपने घर क्या ले जाएं, हम अपनी दुकान कैसे बढ़ा लें, हम कैसे इंक्रोचमेंट कर लें, हम कैसे किस चीज का फायदा उठा लें? देश के बारे में लोग कब सोचेंगे? ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात कहना, यहाँ पर मैं खुशवंत सिंह को कोट करना चाहूंगा। खुशवंत सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको ही होना चाहिए जो कम से कम मैट्रिक पास हो। यहाँ पर अनपढ़ आदमी वोट दे रहा, उसे अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता है कि इस नहीं वोट पता है। आजकल तो पता है, आजकल पता है, नहीं पता, आजकल पता है। अगर पता होती तो वो गलत आदमी को वोट ना देता। आजकल पता है। दूसरा जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, आप ये बताइए, हमारा जब लोकतंत्र गठित हुआ तब कितना लिटरेसी थी और तब हम ईमानदार को चुनते थे। आज कितना लिटरेसी रेट है? तब संसद और चंदानी साहब, नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि तंत्र में जो आप भी तो उद्योगपति हैं, आप लोग भी तो बहुत गलत काम कराते हैं। नहीं, तंत्र में पारदर्शिता अगर होगी, मेरी बात समझिए। आपने अभी कहा कि आप लोग का बहुत, आपने अभी कहा कि 100 फुट की दुकान लेता है व्यापारी और 200 फुट पे, चलिए कहीं से शहर चलिए, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठिए, मैं आपको उस शहर का नजारा दिखाऊंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि वो 200 फुट पे जो सड़कें घेर ली हैं आपने, 200 फुट चलने लायक नहीं है आज। मैं ब्रजेश जी वही कह रहा हूँ कि मैं क्या कर लूं, मैं 200 फुट पे कब्जा करने कौन दे रहा है? तो सड़क ही कब्जा कर लें। 200 फुट के कब्जे को रोकने की जिम्मेदारी तंत्र की है। वो तंत्र का आपकी क्या जिम्मेदारी कि आप कब्जा करोगे? नहीं, मैं कहता हूँ सिटीजन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर चंडीगढ़ में जाइए, वहां पर क्यों नहीं आदमी एलडी। ताहिरा जी प्लीज, इसी विषय पर आपसे सवाल है। नहीं, मेरा ये कहना है, जो आपने कहा इंक्रोचमेंट, मैं मानती हूँ इंक्रोचमेंट बहुत है, और वहां पे भी देखिए ब्रजेश जी, समझने की जरूरत है कि जो इंक्रोचमेंट कर रहा है उसके पास मसल पावर है। मोस्टली छोटा दुकानदार जो है, अगर वो थोड़ा सा बढ़ाता है, आके पुलिस तोड़ के डंडा 2 हाथ मार के पीछे कर देती है। तो ये पूरी चीज हमें समझने, इस पूरी कवायद को समझने की जरूरत है। आरोप नहीं लगा, मैं तो कह रहा हूँ कि एज ए सिटीजन हम क्या मानसिकता कैसी हो गई है। देखिए, एज ए सिटीजन हम मैं सब पर आरोप नहीं लगा रहा, नहीं, लेकिन एक मेजॉरिटी है। साथी ने कहा था कि हम नहीं मानते, पता नहीं 70 कितने स्कूल का उनके पास डेटा भी है कि वो सिर्फ टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। मैं कह रही हूँ कि सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाएंगे, सरकारी लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ एजुकेशन दीजिए, प्राइवेट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? कॉमन स्कूल सिस्टम करें, अमीर गरीब, हम तो लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में। प्लीज लिसन, इस देश में अकेले उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा बेसिक प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च होता है। 10,000 करोड़ कहाँ जाता है? 10,000 करोड़, ये तो आप बताइए ना।
जो आप कह रही है कि सिस्टम में सब लोग पड़े, देखिए, तो जब इतना ह्यूज अमाउंट तो ये कौन गवर्नमेंट बताएगा? खर्च कर रही है हमारे आपके टैक्स का, तो हमें इस बात के लिए जवाब उन अध्यापकों से पूछना है कि तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट क्या है, तुम्हारे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है। सब पे जाएगी, स्टेट पे जाएगी कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आप पे जाएगी, स्टेट पे जाएगी। ऐसा थोड़ी है। नागरिक की बात आप कर रहे हैं, किसान भी तो नागरिक है, वो अपना काम कर रहा है। मजदूर नागरिक है कि नहीं इस देश का, वो अपना 2 हाथ खून पसीना देके काम कर रहा है। आप जाके देख लीजिए, चाहे आप गोमती नगर के फुटपाथ पे चले जाइए, इंदिरा नगर के चले जाइए, और आप डालीबाग मेरे घर के पास आके देखिए, गन्ना संस्थान के पास ये खुले में फुटपाथ पे सो रहा है। अभी हम 70 साल की आजादी के बाद इसके सर पे छत नहीं दे पाए हैं, और हम बात बड़ी बड़ी दायित्व की कर रही हैं। जिसके पास 2 रोटी खाने को नहीं, सर पे छत ही नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं, पेट पे खाना नहीं है, जो फुटपाथ पे लेट के जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहा है। तो कह रहा हूँ कि 70 साल में हम कहाँ पे खड़े हैं? तो हम अमेरिका से हमको ये सोचना चाहिए, सोचना चाहिए अमेरिका ना का प्रेसिडेंट कि हम लाइन खड़े में कहाँ खड़ा पे होता है। देखिए वो लाइन में क्यों में खड़ा होता है। हमारे यहाँ वीवीआईपी कल्चर है। दिस इज हमारे यहाँ एग्जैक्टली आई वांट टू रोक से, दी जाती है, मैं यही बात आपसे कहना एम्बुलेंस चाहता रोक हूँ। दी जाती है, लोग चाहे मर जाएं अगर हमारा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। ये हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र की विडंबना है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम बार बार अपने नागरिक को कह रहे हैं, नागरिकों में कमी हो सकती है। वंदना जी प्लीज, आपसे भी इसी प्रकार का प्रश्न है। एक तो मैं स्कूल वाली बात करूंगी कि आप कह रहे हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं और क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर सिर्फ गरीब आदमी का बच्चा जा रहा है। अगर वहां गांव के प्रधान का बच्चा जाए, अगर वहां के एमएलए का बच्चा जाए, जी नहीं, तब डीएम साहब देखेंगे कि हमारा बेटा। और सुनिए, हमारे जो रही साहब ने बताया कि वो वहां के पढ़े हैं, गरीब बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का हक नहीं है? सुनिए, अभी एक समय, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, करीब 25 साल पहले ही शंकर दयाल शर्मा भी उसी स्कूल के पढ़े थे। अरे हम लोग भी उसी स्कूल से पढ़कर आए हैं। तो उस समय, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से पढ़कर यहाँ आया हूँ और आपके बीच बैठकर इस डिबेट को आयोजित कर रहा हूँ। मैं भी वही कह रही हूँ कि जब आप में से भी हो सकता है कुछ लोग वहाँ से आए। बात सुनिए, जब वहाँ गांव का प्रभावशाली आदमी का लड़का वहाँ पढ़ेगा तो गांव का प्रभावशाली आदमी इस बात पर निगाह रखेगा कि टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। कानून का पालन करते हैं? क्या हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? ट्रैफिक नियम क्या हम बारी से पहले अपने काम के लिए तमाम तरीके के दबाव नहीं डालते हैं? ब्रजेश जी, ये सब चीजें सुपरफिशियल चीजें हैं। कैसे सुपरफिशियल? जब मुझे सड़क पर निकलने के लिए आप जगह नहीं देंगी, अतिक्रमण कर लेंगी, तो सुपरफिशियल हम कहते हैं सड़क पर निकलने की जगह ज्यादा आप जरूरी चलिए, है। आपको मैं कई जगह ले चलूं, आप निकल नहीं सकते हैं। हाँ, तो हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। क्यों इंतजार करें हम? सुनिए, अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, एक अच्छे सिटीजन का दायित्व निभाएं, तो हमें इंतजार क्यों करना पड़े सड़क पे? ट्रैफिक का मतलब है शहर, ट्रैफिक लाइट का मतलब है शहर, ट्रैफिक लाइट का मतलब है वही संस्कार सिखाने की बात कर रहा हूँ कि एज ए सिटीजन आपका दायित्व क्या है? सुनिए, इस समाज की मुझे चिंता आप नहीं है। एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं, आप नकली दवाएं बेचते हैं, आप ठीक से उनका इलाज नहीं करते हैं, तो अगर इस पर तो सवाल उठना लाजमी है ना। आज 70 साल बाद अगर ताहिरा जी कह रही हैं कि लोगों के लिए छत नसीब नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकता है? क्या रिसोर्सेज नहीं है आपके पास? सब कुछ है। एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व तो निभाइए। आप अपने सरकारों को उस तरह का दबाव तो डालिए, वो तो आप करेंगे नहीं। और इसीलिए सवाल उठता है कि देश के लिए हमने आपने क्या किया है? ब्रजेश जी, जो ये तंत्र है, इस तंत्र को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक तंत्र पारदर्शी पहले जनता अपने अंदर तो बदलाव लाए ना, तब तो ये गलत लोग जो सिस्टम में आ गए हैं, जो पॉलिटिशियंस आ गए हैं, तभी तो आप उन्हें बाहर करेंगे ना। एक बात आपको हर बार मौका मिलता है चुनाव में, ब्रजेश जी, आप बाहर कीजिए। ये जनता है, ये इरोम शर्मिला है जो 16 साल तक खाना नहीं खाई, इसलिए कि उसको नागरिकों की परवाह है, मणिपुर के आम आदमी की परवाह थी कि वो एफस्पा के खिलाफ लड़ रही थी। ये जनता है, ये जनता है जो धरने पर बैठी वहां पर जंतर मंतर पर, और फिर वर्मा कमेटी की रिपोर्ट बनी और महिलाओं के लिए कानून बने। ये जनता है ये जनता नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के खरीदे हुए गुर्गे हैं जो पैसे के लिए और राजनीतिक लाभों के लिए ये काम करते हैं। ये जनता नहीं है, ये नागरिक नहीं है। मैं उनको जनता और नागरिक शब्दों से नवाजा जाना पसंद नहीं। ये कौन लोग होते हैं जो सड़क घेर लेते हैं किसी एक्सीडेंट पर और घंटों उत्पात करते हैं, सरकारी और प्राइवेट संपत्ति तोड़ते हैं? ये कौन लोग हैं जो गलत तरीके से धंधे करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं? और ये कौन लोग हैं जो हर बार घूस देकर अपना काम करते हैं? ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण करते हैं? ये कौन लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं? नहीं ब्रजेश जी, वो तो गलत है लोग। जब तक नागरिक के मन में भय नहीं होगा, जब तक नागरिक ये नहीं सोचेगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। भय से कब तक कराएंगे? नहीं, मैं कहता हूं कि आप एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाइए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, आप सबसे एक अच्छे सिटीजन की भूमिका निभाइए और देश की तरक्की में योगदान करिए।
हमेशा इस बात के लिए लखनऊ चले आना, धरना प्रदर्शन और हंगामा करना, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। जो तुम्हें मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करो और अच्छा काम करके दिखाओ, देश की तरक्की में योगदान करो। यही यूनियन लखनऊ- बना लेना, गलत काम करना, ब्रजेश जी, हमेशा यही- सवाल उठाना, रोते रहना, तभी तो ये सवाल आता है ना कि व्हाट्स योर दरअसल- कंट्रीब्यूशन टू द दरअसल नेशन, यहाँ पर दो देश बातें के लिए हैं। आपने क्या किया है। दो बातें हैं ब्रजेश जी। बहुत एक गर्व ये- करते हैं कि हमारा देश 5000 साल जी। पुराना है। अरे 5000 साल में आप कहाँ खड़े हो, और 300 साल में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका का वर्किंग कल्चर अलग है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने अंदर बदलाव लाइए। उसका बहुत बहुत धन्यवाद, खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहीम सिंह, धन्यवाद। डीसी चंदानी, ताहिरा हसन, वंदना मिश्रा जी। वक्त का अभाव है, वरना इस बहस को लिए तो हाँ, समय और होना चाहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब देश की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ के नागरिक हम पर बिलीव करते हैं कि उन्हें क्या मिल जाए, उनके परिवार को क्या मिल जाए। अब वक्त इस बात का सोचने का है कि हमें आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। हमारे समय की जो मुल्क आजाद हुए, आज वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। हमें इस पर भी सोचने की जरूरत है कि क्या हम कानून का पालन करते हैं, क्या हम एक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, और हम पर किस प्रकार से राजनीतिक दल हम पर संरक्षण देकर हम ही से गलत काम कराते हैं, और हम ये जानते हैं हर बार कि हमसे गलत हो रहा है, बावजूद इसके हम उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके गलत कामों के हिस्सेदार बनते हैं। तो अब वक्त बदल गया है, आप भी अपनी सोच बदलिए, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए और इस देश की तरक्की में अपना योगदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए।